Welcome to the lecture number 14 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture, we have covered the architectural patterns which include model view controller, layered architecture, repository architecture, client server, and pipe and filter architecture. In today's lecture, I will teach you the grasp patterns. Among the 9 grasp patterns, we will study 3. The first is information expert, the second is creator, and the third one is low coupling. The very first question which might be coming into your minds is what is grasp and why we are studying the grasp patterns. So if we have to define what a grasp is, so the answer is, first of all, it stands for the general responsibilities असाइनमेंट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स। ग्रास्प को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी भी क्लास की या ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, या इसको दूसरे वर्ड्स में इस तरह भी कहा जा सकता है, हु डज व्हाट। इसके अलावा ग्रास्प पैटर्न को यूटिलाइज करने का फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ग्रास्प, या हम क्यों ग्रास्प को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी यूज़ द ग्रास्प पैटर्न, सो द प्रोग्रामर और डेवलपर कम्स अप विद अ एफिशिएंट एंड क्लीन कोड। वी नो के डिज़ाइन फेज़ के बाद हमें प्रोग्रामिंग फेज़ में जाना है या कोडिंग फेज़ की तरफ मूव करना है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। व्हेन वी यूज़ द ग्रास्प पैटर्न इन द डिज़ाइन फेज़, तो आपके पास अब जो प्रोग्रामर है वो एक बेहतर कोड प्रोड्यूस कर सकता है। ही और शी इज़ एबल टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी कोड। आई होप कि पैटर्न वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे। अगर नहीं हैं, सो द आंसर इज़, व्हेन वी यूज़ द वर्ड पैटर्न, इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का एक सलूशन ऑलरेडी गिवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको न्यू इन्वायरमेंट में या न्यू कंटेक्स्ट में दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रास्प पैटर्न। लेट्स मूव अहेड। There are 9 grasp patterns we will cover in these lectures. In today's lecture, I will cover the first 3, and in tomorrow's lecture, I will discuss rest of the patterns, which includes high cohesion, controller, polymorphism, pure fabrication, indirection, and controlled variation. So let's start with the first grasp pattern, that is the informational expert. What is the problem? The problem is which class possesses information about object A. Let's assume कि आपके पास different set of classes हैं. We have to find out कि किस क्लास के पास object A की maximum information exist करती है। जिस भी क्लास के पास ऑब्जेक्ट ए की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, हम उस क्लास को इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट कहेंगे ऑब्जेक्ट ए के लिए, और हम उस क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे कि वो ऑब्जेक्ट ए के लिए एक टास्क परफॉर्म करेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी। द मोर कॉमन क्वेश्चन कैन बी, what is a general principle of assigning responsibilities to the objects? एक जनरल प्रिंसिपल क्या होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाए, या ये क्लास हमारे पास इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट है। सो द आंसर इज, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लास दैट नोज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड एक्शन एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी क्लास एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखती होगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और उसे फुलफ़िल करेगी, वो क्लास इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट कहलाएगी और उसी क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी। वही क्लास टास्क परफॉर्म करेगी या एक्शन परफॉर्म करेगी। लेट्स कंसिडर
एन एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं. द फर्स्ट क्लास इज़ वीडियो एंड द सेकेंड क्लास इज़ वीडियो स्टोर. If I have to get all the videos of a video store, तो मैं वीडियो की क्लास के पास को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करूँगी या फिर मैं वीडियो स्टोर क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करूँगी. आपको क्या लगता है कि वीडियो के पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वीडियोस की, या वीडियो स्टोर के पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है तमाम वीडियोस की? So the answer is very obvious. Video store is the class which knows about all the videos, and we can assign the responsibility of giving all the videos which can be assigned to the video store class. In other words, video store is the information expert. If I have to draw this the previous scenario using a sequence diagram, so what can I do is वीडियो स्टोर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिस पे जो कि ये एक क्लास है, और वीडियो स्टोर क्लास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे कहलाई जा रही है. वीडियो स्टोर का काम क्या होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी क्लास वीडियो स्टोर को एक्सेस करेगी तो वो क्लास गेट कर सकती है सब वीडियोस को जो वीडियो स्टोर में एग्जिस्ट कर रही हैं. Here we have another example. In this example, we have three classes. Sale class. One sale class contains multiple sales line item. Multiple sale line item are described by one product specification. If I have to simplify the scenario, let's consider an example where I have bought 5 cans of a soft drink. अब सॉफ्ट ड्रिंक की जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्लास से रिप्रेजेंट होगी. 5 कैंस जो क्वांटिटी है 5 कैंस की जो क्वांटिटी है वो सेल्स लाइन आइटम से रिप्रेजेंट होगी. सेल्स लाइन आइटम मुझे इन 5 कैंस की जो प्राइस है वो बता सकती है, एक टोटल जो जनरेट होगा वो बता सकती है. लेकिन अगर मैंने इन 5 कैंस के साथ कोई दूसरी आइटम भी परचेज़ की है, लेट्स से इफ़ इट्स अ सैंडविच, तो इस सैंडविच की और 5 कैंस की तमाम जो टोटल प्राइस होगी वो मुझे सेल क्लास से पता चलेगी, क्योंकि एक सेल लाइन आइटम के पास सिर्फ एक तरह की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी और सेल्स की क्लास के पास तमाम जो प्रोडक्ट्स होंगी अलग अलग कैटेगरी की, उन सब की इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है. सो अगर मुझे इस एक सिनेरियो को देखते हुए ये क्वेश्चन दिया जाए कि कौन सी क्लास इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट है या रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कस्टमर की टोटल परचेज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम कोई भी कस्टमर अगर मार्केट में गया है और उसने मल्टीपल आइटम्स परचेज़ की हैं, तो क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्लास ऐसी है जो कि उन तमाम प्रोडक्ट्स की मुझे टोटल अमाउंट बता सके? नो. क्या सेल्स लाइन आइटम की क्लास ऐसी है जिसमें तमाम आइटम्स जो कस्टमर ने परचेज़ किए हैं उनका टोटल पता चल सके? द आंसर इज़ अगेन नो. क्या सेल्स क्लास ऐसी है जिसके थ्रू कस्टमर ने जितनी भी आइटम्स परचेज़ की हैं उनका टोटल मुझे पता चल जाए? सो हेयर द आंसर इज़ येस. वी कैन हैव द टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स थ्रू सेल्स क्लास. सो सेल क्लास इज़ द इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट, या इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स का टोटल काउंट कर सके. अब इसी सेल क्लास को मैंने दोबारा से यहाँ पर जब प्लेस किया है तो इसमें मैंने गेट टोटल का ऑपरेशन या मेथड ऐड कर दिया है. बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे सिर्फ 5 कैन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की इंफॉर्मेशन चाहिए हो या उनका टोटल चाहिए हो, तो उसके लिए कौन सी क्लास इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट होगी? क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के थ्रू मुझे पता चलेगा? ऑब्वियसली नॉट.
क्या सेल्स लाइन आइटम के थ्रू मुझे पता चलेगा 5 कैन की क्या टोटल प्राइस है मेरे पास? यस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है जिसकी क्वांटिटी मुझे पता है और उसकी प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट हो सकती है, तो मुझे आगे किसी भी क्लास में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स लाइन आइटम की क्लास एक इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रही है जब मुझे एक ही तरह की प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसकी जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करना है। सो हेयर यू कैन सी कि सेल्स लाइन आइटम में गेट सब टोटल की का ऑपरेशन या मेथड एडेड है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लास ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ये एक्शन है, ये टास्क परफॉर्म करेगी। इस क्लास को मैं अपने सिनेरियो के लिए इंफॉर्मेशनल एक्सपर्ट का नाम दे रही हूँ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड एन अदर ग्रास पैटर्न विच इज़ द क्रिएटर। क्रिएटर ग्रास पैटर्न के लिए जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये कि हु क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट or who should create a new instance of some class. Let's start with defining what the class is or what is the object. As you are in the third semester, so I hope you know what the class is or what is an object, but let's revise it. एक class blueprint के तौर पे काम करती है जिसमें उसके जितने भी objects हैं उन सब के बिहेवियर को वो डिपेक्ट कर रही होती है। वी हैव मल्टीपल क्लासेस अराउंड अस सच एज डॉग इज़ अ क्लास, कार इज़ अ क्लास, शेप इज़ अ क्लास, वी हैव humongous क्लासेस अमंग अस। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हम उस भी एंटिटी को कहते हैं जिसकी एक स्टेट होगी और वो एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास डॉग। इन दिस क्लास वी हैव द स्टेट्स सच एज ब्रीड, एज, कलर और इसका बिहेवियर होगा। अब डॉग का बिहेवियर क्या हो सकता है? बार्किंग, हंग्री, स्लीपिंग। तो डॉग की क्लास के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट और बिहेवियर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ इन दिस ग्रास पैटर्न वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सी क्लास रिस्पॉन्सिबल है, या एक नया इंस्टेंस अगर हमने किसी भी क्लास में क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी क्लास रिस्पॉन्सिबल है। So the answer is we have the container objects. Container objects हमेशा contained जो आपके objects हैं उनको create करते हैं या creator के तौर पे काम करते हैं। Decide who can be creator based on the object association and their interactions. Sometimes we come up with identifying the creator class when we know कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है। सो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि क्रिएटर क्लास कौन सी होगी। अब इसी रिलेशनशिप वाली बात को, इस पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस स्लाइड में। Let's say the problem is who should be responsible for creating the object A. Different set of classes हैं और उन classes में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि object A को कौन सी class क्रिएट कर सकती है, कौन सी क्लास रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट ए को क्रिएट करने के लिए। सो द आंसर और द सोल्यूशन इज क्लास बी मस्ट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ बी इज कंपोज्ड बाय ए, B knows the necessary information in order to instantiate the A objects and B depends on A. कोई भी क्लास B है हमारे पास, वो क्लास A को क्रिएट कर सकती है अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन है कि B क्लास A क्लास को B इज़ कंपोज्ड बाय A। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखना हो तो here is an example. This is the class B
invoice. It is composed of invoice item class A. So we can say कि ये जो क्लास B है invoice, ये क्रिएट कर सकती है invoice item को. I hope here is no confusion. This is very simple. The second condition is B depends on A. Here you can see the invoice class and the signature database class. The invoice class depends on the signature database. कि जब भी कोई invoice generate किया जाएगा तो signature database उस invoice को प्रोसेस करेगा, उस पर एक स्टैम्प या कोई भी सिग्नेचर उस पर किसी भी कंपनी का लेट से एक लोगो है वो अटैच कर देगा कि ये इनवॉइस इस कंपनी ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने जनरेट की है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी क्लास है इनवॉइस क्लास, ये डिपेंड कर रही है सिग्नेचर डेटाबेस क्लास पे. जब हम किसी भी डिपेंडेंसी को देखते हैं तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि क्लास बी क्लास ए को क्रिएट कर सकती है. द थर्ड कंडीशन इज क्लास बी अगर क्लास ए को क्रिएट करना चाहती है तो क्लास बी के पास मैक्सिमम या नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्लास ए को क्रिएट करने के लिए. हेयर यू कैन सी कि किसी भी हम इनवॉइस की एक क्लास है, दूसरी क्लास इनवॉइस मैनेजर की है और तीसरी क्लास कस्टमर मैनेजर की है. अगर हमें इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या वो हमें इनवॉइस मैनेजर से मिलेगी या वो हमें कस्टमर मैनेजर से मिलेगी. इनवॉइस मैनेजर का मतलब ही ये है कि इनवॉइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इनको मैनेज कर रहा है. तो इनवॉइस मैनेजर के पास इनवॉइस से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही होगी. सो ये क्लास जो कि हम क्लास बी के तौर पे इनवॉइस मैनेजर को ले रहे हैं, ये इनवॉइस को क्रिएट कर सकती है. क्लास ए एक ऑब्जेक्ट ए है उसको क्रिएट कर सकती है क्योंकि इसके पास इनवॉइस की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है. लेकिन कस्टमर मैनेजर इनवॉइस की क्लास की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं रख रही अपने पास. इस वजह से कस्टमर मैनेजर की क्लास को हम क्रिएटर क्लास नहीं कह सकते. Again, let's consider another example. The same example we have studied in the informational expert pattern. There are two classes. The first class is of video store and the second class is of video. As video store has composition relationship with the video, so video store container class है. वीडियो स्टोर वीडियो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकती है. वीडियो इज़ द कंटेंट ऑब्जेक्ट एंड वीडियो स्टोर इज़ द कंटेनर. सो वी कैन इंस्टेंशिएट द वीडियो ऑब्जेक्ट इन द वीडियो स्टोर क्लास. वीडियो स्टोर की हम एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम वीडियो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं या फिर हम क्रिएट कर सकते हैं. एज यू कैन सी इन द सीक्वेंस डायग्राम ऑफ दिस एग्जाम्पल, वीडियो स्टोर की एक क्लास है और वीडियो की एक क्लास है. वीडियो स्टोर क्लास कैन क्रिएट द वीडियो ऑब्जेक्ट. Let's see another example. The same example we studied in the informational expert pattern. 3 classes: sale, sales line item and product specification. अगर इस सिनेरियो को आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें और सोचें कि कौन सी क्लास है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की जितनी भी लेट से क्वांटिटी है. अगर मैं कहूँ कि एक मैंने किसी भी जगह से किसी भी मार्केट से 3 पेन परचेज़ किए हैं, तो ऐसी कौन सी क्लास है जो कि इस सिनेरियो को क्रिएट कर सकती है या इस सिनेरियो को मैप कर सकती है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर इन द लाइव सेशन.
The third grass pattern we have is low coupling. First of all, there is a need to understand that what is the low coupling. Here is an example. Suppose we have three modules, A module, B module and C module. In these modules we have set of elements. Let's say A module has 1, 3, 4 and 5, B module has 6, 9 and 8, C module has 2, 7 and 8. लो कपलिंग का मतलब ये है कि एक मॉड्यूल के एलिमेंट दूसरे मॉड्यूल के एलिमेंट पे कम से कम डिपेंड कर रहे हों। अगर आप देख रहे हो इस एग्जांपल में क्लास ए का जो मॉड्यूल ए है उसमें फोर्थ एलिमेंट इंटरैक्ट कर रहा है मॉड्यूल बी के सिक्स्थ एलिमेंट के साथ, बाकी तीन एलिमेंट्स इसके साथ मॉड्यूल बी की किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे। दिस मीन्स कि ये एक लो कपलिंग का सिनेरियो है। बिल्कुल इसी तरह जो फिफ्थ एलिमेंट है मॉड्यूल ए का वो इंटरैक्ट कर रहा है मॉड्यूल सी के एट्थ एलिमेंट के साथ, लेकिन बाकी के तीनों एलिमेंट्स 1, 3 एंड 4 सी मॉड्यूल में के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे। उनकी इंटरेक्शन सी मॉड्यूल में आपको नज़र नहीं आ रही। लो कपलिंग से पहले जो एक सिनेरियो होता है वो है नो डिपेंडेंसी का, जिसमें मॉड्यूल का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम लो कपलिंग की बात करते हैं तो लो कपलिंग का मतलब ये है कि आपके दो मॉड्यूल्स हैं, 2 या 3, और उनके एलिमेंट्स आपस में कम से कम इंटरैक्ट कर रहे हैं। Here you can see the no dependency between the elements. In the B you can see the loosely coupled elements. Here you can see the less dependencies as compared to this model where we have a lot of dependencies. Assume we have 4 elements 1, 2, 3 and 4. 4 is depending on 3, but here 3 is depending on 4 and 4 is depending on 3. We have the bidirectional dependencies. Even 1 and 4 are not depending on each other, but here 1 is depending on 4 and 4 is depending on 1. So we have to ensure the loose coupling or the low coupling of the system. So what this pattern says is the problem is how to minimize the dependencies between classes. हम चाह रहे हैं कि क्लासेस के दरमियान डिपेंडेंसीज कम से कम हों। जो पिछली एग्जांपल में मैं वर्ड मॉड्यूल यूज़ कर रही थी वो बेसिकली आप यहाँ पर एक क्लास पर मैप कर सकते हो। दिस मॉड्यूल इज इक्वलेंट टू द क्लास। कपलिंग इज़ द डिग्री define how tightly one component linked to another component or how much information it knows about other components. एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कितना इंटरैक्ट कर रहा है या उसके पास दूसरे कंपोनेंट की कितनी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, ये कपलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सिनेरियो है ये कपलिंग के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने कपलिंग को मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस डिपेंडेंसीज शो करनी है किसी भी सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि इससे होगा ये लो डिपेंडेंसी बिटवीन द क्लासेस, ये हम इंश्योर करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ वी हैव टू चेंज इन वन क्लास तो दूसरी क्लासेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। अगर आप इसी एग्जांपल को जो मैंने आपको लो कपलिंग की फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी वहाँ पर आप देख रहे थे कि एक एलिमेंट अगर बी क्लास से इंटरैक्ट कर रहा है और बाकी 3 नहीं कर रहे, अगर मैं बाकी 3 में से किसी में कोई चेंजेस करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि बी क्लास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस एक एलिमेंट को चेंज करूँगी जो कि बी क्लास के साथ कनेक्टेड है तो उसको चेंज करने के बाद मेरी बी क्लास के एलिमेंट में मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब हम डिपेंडेंसी को कम करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम चेंजेस को ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं।
या फिर इसका दूसरी एडवांटेज ये होगी कि रीयूज़ पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं कर रही तो हम इस क्लास को मुख्तलिफ सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। हम इस क्लास की कोडिंग को या उसके डिज़ाइन को, जिस तरह हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न में भी स्टडी किया था कि ये पैटर्न्स हम रीयूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ नए कंटेक्स्ट में, नए सिनेरियोज़ में। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही तो हम इसको अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपने कंटेक्स्ट के मुताबिक रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ को अकोमोडेट नहीं करना पड़ेगा। Here is an example of the video store. You can see that the rent video is linked with the video store and the rent video is also linked with the video class. अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो स्टोर के पास आएगा, और अगर टाइटल चाहिए वीडियो का तो वो वीडियो क्लास को एक्सेस करेगा। रेंट वीडियो की क्लास दोनों क्लासेस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये लो कपलिंग को फैसिलिटेट नहीं कर रही। व्हाट इफ़ आई हैव टू मॉडिफाई और इम्प्रूव इट? तो होगा क्या कि रेंट वीडियो की क्लास वीडियो स्टोर से इंटरेक्ट करे कि उसे तमाम वीडियोस गेट करनी है, और इसको वीडियो स्टोर की क्लास को गेट करने के बाद वो वीडियो टाइटल को वीडियो क्लास से गेट कर सकती है। दिस इज़ हाउ वी हैव रिड्यूस्ड और मिनिमाइज द डिपेंडेंसी। रेंट वीडियो क्लास अब दो क्लासेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही, दो लिंक्स के थ्रू। अब रेंट वीडियो की क्लास सिर्फ एक क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसकी कॉन्सिक्वेंट क्लास नेक्स्ट क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगी। दिस इज़ द सेम थिंग वी हैव टू इंश्योर बिटवीन द क्लासेस, ये कि हमें क्लासेस के दरमियान डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करना है। So in today's lecture we have studied the three grasp pattern: informational expert, creator and low coupling. In the next lecture we will cover rest of the patterns. I hope you find it interesting, but if there is any query we will discuss in the live session. Thank you for listening class. Allah Hafiz.